हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 4 को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ के एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और साथ ही में जो इवनिंग सेशन में जो हमने करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस सीरीज को भी हमने जून से लेके अगस्त तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और सितंबर मंथ भी आज कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है। इस सारे वीडियोस का लिंक जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा ऊपर जो राइट साइड आई आइकन है, वहां से भी आप वीडियोस के लिंक पे जा सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो या इवनिंग सेशन हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर MRD-VP 1/1 द फेस ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीसीज हैज बीन फाउंड रिसेंटली। तो ये जो आप फेस देख रहे हैं ना, ये रिसेंटली फाउंड किया गया है किस कंट्री में। ठीक है। तो ये इस तरह का सबसे ओल्डेस्ट मतलब जो स्पीसीज है हमारे वर्ल्ड, मतलब पूरा जो जिसका खोज हुआ है, वो सबसे ओल्डेस्ट कहाँ पे फाउंड हुआ है अभी रिसेंटली? तो इथोपिया में हुआ है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है। तो इस यहाँ पे ये फाउंड हुआ है। तो ये रिसेंटली ये देखा गया है कि एक कंप्लीट एडल्ट मेल, ये एक एडल्ट मेल है, फीमेल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और इसे MRD-VP/1 बोला जाता है, या इसे MRD भी सिंपली बोला जाएगा। ठीक है। मैं ये हटा दूं, ज़्यादा ये नहीं लग रहा है। तो ये MRD भी बोला जाता है, जो कि इथोपिया में फाइंड किया गया है। इसके अलावा ये जो है ये डब्ड किया गया है किसे? फेस ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीसीज एवर नोन येट, मतलब सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट स्पीसीज जो भी होगा ना, वो बोला जा रहा है कि इसे माना गया है। ठीक है। इसके अलावा ये एक ह्यूमन एवोल्यूशन ट्री का मतलब सबसे एक पार्ट भी बोला जा सकता है, कि जिस वक्त ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था, जैसे आपने सुना होगा लूसी से रिलेटेड, तो उसी तरह से ये ऐसा नहीं है कि ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा। ये लगभग लूसी और ये में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि लूसी को सबसे पहला मतलब माना गया था कि जो हमारे एंसेस्टर से भी जो पहला जो स्पीसीज होंगे ना, वो लूसी होगा। बट अब ऐसा देखा जा रहा है कि उसी मतलब उसी के एरिया में, उसी के समय काल में ये MRD भी थे। ठीक है। तो उसके अलावा ये जो खोज किया गया है, ये किसके द्वारा? कि ये बोला गया है कि इट इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द एस्ट्रोलिफिटिकस ग्रुप। ठीक है। एस्ट्रोलोफिटिकस ग्रुप के ये सबसे ओल्डेस्ट माना जा रहा है, जिस तरह का लूसी है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि लगभग 1.5 से लेकर 4 मिलियन ईयर्स एगो ही ये जीवित होगा। जिस वक्त ये मतलब मरा है, वो लगभग 1.5 से 4 मिलियन मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो सोचिए 4 मिलियन में कितना लाख होगा, उतना ईयर से पहले है। ठीक है। तो इथोपिया में हुआ है, तो थोड़ा इथोपिया को भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। आप सुने होंगे कि जितने व्हाट आर द अफ्रीकन हॉर्न कंट्रीज। तो अफ्रीकन हॉर्न कंट्रीज में ये 4 देश का नाम आता है, एरिट्रिया, इथोपिया, जिबोटी और ये सोमालिया। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज में आता है। और ये रेड सी है, थोड़ा आगे जाके यहाँ पे एक स्यूज कैनल भी है, जो कि इजिप्ट के पास से गुजरता है, इजिप्ट के अंदर से गुजरता है। ठीक है। इधर हो गया सऊदी अरबिया, और थोड़ा आगे जाके जब हम देखते हैं तो वहाँ पे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान भी है। ठीक है। तो ये सब तो हम मैप देखते ही रहते हैं, और आसपास में देख लीजिए साउथ सूडान, केनिया, युगांडा, सूडान, ये सारे भी कंट्रीज हैं, थोड़ा ध्यान देते रहिए। और ये मतलब इस कंकाल से ना, ये जो स्कल मिला, इस स्कल के बेसिस पे इस तरह का ड्राइंग बनाया गया है हमारे ही रिसर्च और एनालिस्ट के द्वारा। ठीक है। शुरू करते हैं हम आज का पहला टॉपिक, जो कि है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। तो इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि यह है इंटरनेशनली एक इंपॉर्टेंट बॉडीज है हमारे, मतलब हमारे लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में इंडिया ने ये ICAO के पास अप्रोच किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया, बोला कि हम जो PM मोदी है ना, हम ये जैसे क्या हुआ, यहाँ से ये हो गया पाकिस्तान, तो उनको जाना था ये क्रॉस करके यूरोपियन कंट्रीज या इस एरिया में सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाना था। तो क्या हुआ, उन पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया, बोला कि आप हमारे ऊपर से नहीं जा सकते, आप कहीं और से जाइए। तो इसीलिए वो ICAO के पास चले गए कि इस तरह का चीज, इस तरह का वो मतलब ऑब्स्टेकल, मतलब एविएशन के एरिया में ये लाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, तो इसलिए हम वहां पे गए थे। ठीक है। अब कुछ इसका बैकग्राउंड अगर जाने ICAO से रिलेटेड, तो बोला जा रहा है कि ये क्या करता है, मेनली ओवर फ्लाइट जो भी क्लियरेंसेस होता है ना, वो ग्रांट करता है कंट्री टू कंट्री को, ये ICAO गाइडलाइन के तहत। ठीक है। तो इसके अलावा ICAO जो है ना, वो एक UN स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि 1944 में ही ये गठन किया गया था इसका, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस किस तरह से सिविल मतलब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में किया जा सके, उसके तहत बनाया जा सके। और ये जो ICAO का गठन हुआ था, ये कब हुआ था?
शिकागो कन्वेंशन के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, शिकागो में एक कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद डिसाइड किया गया था कि एक तरह का इंटरनेशनल बॉडी एविएशन से रिलेटेड बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और सिर्फ मेंबर कंट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स भी इसमें बहुत सारे शामिल हैं। तो 193 मेंबर्स जो कि मेंबर कंट्रीज हैं, उसके साथ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स भी हैं। और शिकागो कन्वेंशन जिसके बाद ये आईसीओ बना है, तो इसमें हुआ क्या था उस दिन? तो उस वक्त ये हुआ था कि उन्होंने क्या मतलब साइन किया था कब? 7 दिसंबर 1944 को। टोटल 52 मेंबर्स जो उनके बीच ये साइन हुआ था। ठीक है, तो क्या साइन हुआ था? तो साइन के तहत में क्या हुआ था कि एयर स्पेस का क्या रूल्स होगा, क्या एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सेफ्टी रिलेटेड, फिर डिटेल्स ऑफ द राइट्स ऑफ द सिग्नेटरी, मतलब किस तरह का एयर ट्रैवल जो कर रहा है उसका राइट्स क्या क्या होंगे, फ्यूल से रिलेटेड कैसे करके ट्रांसिट होगा जब एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो ये सारा चीज को लेते हुए ये जो शिकागो कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया। उसके बाद आईसीओ का गठन हुआ। ठीक है, अगला टॉपिक है एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसे हम, ये रिपोर्ट है तो इसलिए रिपोर्ट्स वाला ही सेक्शन में लिख रहे हैं। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो कि एस्केप बोल के काफी मशहूर है, इसके द्वारा ही ये रिपोर्ट लाया गया। और इनके साथ एस्केप के साथ एक और बॉडी थे जो कि है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीआईडी। तो इन दोनों बॉडी के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, इन दोनों के द्वारा ही एक एशिया पैसिफिक में किस तरह ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का चल रहा है उसका एक रिपोर्ट लाया गया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में क्या क्या चीज का इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे इंट्रा एंड इंटर रीजनल ट्रेड एंड गुड सर्विसेज, मतलब इंट्रा या इंटर मतलब एक देश के अंदर और देश टू देश, मतलब कंट्री टू कंट्री, और ये कंट्री के अंदर विद इन कंट्री, ये हो गया इंट्रा और इंटर। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा कहाँ कहाँ किस तरह से अच्छे से हो रहा है। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स होगा, उसके बाद ट्रेड पॉलिसी मेजर्स कैसे किस कंट्री का है। स्पेशली ये पैसिफिक जो है ना, पैसिफिक ओशियन जो है, ये पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों एरिया में जो भी कंट्रीज है इनके बीच में ये एक रिपोर्ट लाया गया इन कंट्रीज का ही। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का हाईलाइट्स अगर देखें तो बोला जा रहा है स्पेशली फोकस क्या है, नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स मतलब जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें एक टैरिफ लगाया जाता है ताकि हम अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है ना उसको एक तरह से उसको ध्यान में रखते हुए वो प्रोडक्ट का सेल करें। ठीक है, अब मान लो जो प्रोडक्ट हम 100 रुपए में बेच रहे हैं इंडिया में, और चाइना क्या कर किया है, 50 रुपए में वो बना के वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद इंडिया में आ गया बेचने के लिए। तो अगर वो 50 रुपए में बेचेगा तब तो हमारा जो डोमेस्टिक हम लोग घर में जो बना रहे हैं 100 रुपए का, वो तो कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सब सस्ता करना चाहेगा। तो वैसे समय में हम लोग टैरिफ लगा देते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स पे, तो वो 50 रुपए का सामान लगभग 80-90 तक हम करवा देते हैं टैरिफ लगा के। तो जिससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा डोमेस्टिक और ये करने में। तो ऐसा क्या होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने से किसी को नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह का हम लोग करते हैं, टैरिफ लगाते हैं। तो कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, अगर यदि टैरिफ कोई लगाया जा रहा है बहुत ज़्यादा करके, तो क्या होगा, वो कंट्री उस जिस जो कंट्री टैरिफ लगा रहा है उससे ज़्यादा बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कम दाम में बना के ला रहा है और उनको मार्केट वहाँ पे खा जा रहे हैं वहाँ के कंट्री लोग ही। तो इसलिए इस तरह का चीज़ देखा जाएगा कि नॉन टैरिफ मेजर्स कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से किस कंट्री ने कैसा लाया है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना एशियन कंट्रीज के बीच में ट्रेड से रिलेटेड, वो कितना ज़्यादा इफेक्ट हो पा रहा है इसकी वजह से, ये देखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स जो भी है ना, वो क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट मतलब देखा गया है कि एक ना एक ये नॉन टैरिफ मेजर्स के वजह से ये इशू में रहता ही है। ठीक है, उसके अलावा जो कि ये नॉन टैरिफ मेजर्स की वजह से ना, ये क्या करता है, वाटर और एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड ना उसको मतलब एड्रेस करता ही करता है। ठीक है, इसके अलावा 10% जो है ना, ओनली 10% मेजर्स है जो कि एड्रेस इलीगल और अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एंड इलीगल टिम्बर ट्रेड, मतलब सिर्फ 10% ही है जो ये सब सारी इश्यूज से रिलेटेड है। तो सोचिए कितना ज्यादा, मतलब इस रिपोर्ट से क्या क्या चीज आपको सामने आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एनटीएम जो है, ये नॉन टैरिफ मेजर्स, ये और भी एक बात हो रहा है कि अफेक्ट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, वो भी नेगेटिवली। अब आप ही बताइए कि चाइना जिस तरह से अब वो 50 रुपए का सामान यहाँ लेके आ रहा है, उसको टैरिफ लगा के हम लोग 90 रुपीज कर दे रहे हैं, तो क्यों कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा यहाँ पे, क्योंकि जब उनका सामान ही यहाँ नहीं आ रहा है। अब वो लोग कुछ यहाँ पे कंपनी खोल रहे हैं, चाह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में कोई हमारा मान लीजिए बैंगलोर में एक कंपनी खोलना चाह रहा है, बट वहाँ पे बैंगलोर में खोलने से क्या फायदा जब हम लोग बाहर का जो भी बाहर से जो फॉरेन अपना इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, वो बाहर का प्रोडक्ट यहाँ लेके आएंगे तो उनको तो टैरिफ लगा के महंगा पड़ जा रहा है। तो उस तरह से ये क्या हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमें नेगेटिवली एक तरह से इम्पैक्ट कर रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट के तहत सजेशन भी इसलिए दिया गया कि हमें इन मतलब कॉपरेशन को अच्छे तरीके से इंक्रीज करना होगा डेवलप कंपनी मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना
उनके साथ हमें अच्छे से कॉपरेशन करना होगा ताकि हम ये टैरिफ मेजर्स को अच्छे से हैंडल करके, मतलब ज़्यादा भी टफनेस नहीं रखना चाहिए, अच्छी तरीके से स्मूथली अगर हैंडल करके इसे सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में हम ध्यान दे सकें। इसके अलावा इसमें एक और भी बात बोला जा रहा है कि एनटीएम जो भी है ना, नॉन टैरिफ मेजर्स, उनके पास मतलब राइट स्पिरिट है कि अचीव कर सके वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, बट बस उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर नॉन टैरिफ मेजर्स से अगर यदि लेते हैं तो उसमें बोला जा रहा है कि इनके पास इतना पोटेंशियल है कि ये इकोनॉमिक को अच्छे से अफेक्ट कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड, गुड्स वगैरह सबसे रिलेटेड। फिर उसके अलावा जो भी क्वांटिटीज ऑफ जो ट्रेड होता है ना, उसमें भी ये डिपेंड करता है ये एनटीएम। जैसा मैंने बताया कि अब अगर यदि ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। बट अगर बहुत कम, जो कंट्री बहुत ही कम टैरिफ रखता है, तो वहाँ तो आसानी से कोई भी बिजनेस करना चाहेगा कि इजीली जो भी जाएंगे वहाँ पे आराम से सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा ये नॉन टैरिफ मेजर्स में ये रिपोर्ट में सामने आया है। ठीक है, उसके अलावा जो ये दो बॉडी था जिसको जो इसको रिपोर्ट लाने में मदद किया है यूनाइटेड नेशन का, वो दो बॉडी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये पहला जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन का एस्केप, ये एस्केप एक्चुअली क्या है, ये एक रीजनल डेवलपमेंट आर्म है यूनाइटेड नेशन का, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में स्पेशली काम करता है, जिसका मेंबर है 53 टोटल, और 9 एसोसिएट मेंबर्स है ये एशिया पैसिफिक रीजन, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया भी इसका पार्ट है, 53 मेंबर्स है, और ये एक रीजनल डेवलपमेंट आर्म है। ठीक है, रीजनल वाइज होता है, जैसे साउथ एशिया ये हो गया, ये साउथ एशियन एरिया में, एशिया पैसिफिक रीजन में ये आ गया है। फिर उसी अटलांटिक रीजन में भी होगा ये यूनाइटेड नेशन का एस्केप। ठीक है, अगला है यूनाइटेड नेशन का सीटीएडी। तो ये क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली ने इसे बनाया था 1964 में, तो यानी इससे पहले आया था ये। ठीक है, उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, पर ये क्या था, एक रीजनल बॉडी है, हर रीजनल वाइज ये बनाया जाता है। उसके अलावा ये स्पेशली हैंडल करता है क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि ट्रेड से रिलेटेड जो भी उनके अंदर इश्यूज हो रहा हो तो उसको ये डील करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है व्हाट इज एजीआर। एजीआर क्या है, तो एजीआर हो गया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में लिखेंगे। तो क्यों इसमें लिख रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब अपना एक डिसीजन दिया कि जो डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ना, एजीआर, उसको कैलकुलेट किया जाए मतलब अच्छी तरीके से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मतलब कैलकुलेटेड एज स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के एक डिफाइन किया है, उसको वापस से सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना, क्योंकि ये चैलेंज किया गया था। ठीक है, और ये क्या इशू था, क्यों चैलेंज किया गया था, वो जानते हैं। और उससे पहले एक और स्टेटमेंट देख लें कि ये बोला गया क्या चीज को चैलेंज किया गया था, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी जितने भी है ना, उनको बोला कि टोटल लगभग 92 करोड़ के लगभग में आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो इतना ज्यादा अमाउंट, ऐसे ही अभी टेलीकॉम सेक्टर का हालत बुरा चल रहा था, उसमें बोल रहा है कि इतना करोड़ रुपए आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब ऐसा बात आ गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही माना कि नहीं, आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह का वैसा बात नहीं है। बट हाँ, कुछ उन लोग को इंस्टॉलमेंट का एक सिचुएशन दे दिया कि आप इंस्टॉलमेंट में करिए। ठीक है, चलिए जानते हैं ये एजीआर है क्या। तो एजीआर है क्या कि द यूजेस एंड लाइसेंसिंग फी, जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर को देना पड़ता है, वो किसको, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चार्ज करता है ना, एज अ लाइसेंसिंग फी। आप वो कोई एक टेलीकॉम, जैसे एयरटेल हो गया या वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया या जियो हो गया, तो इनको एक अपना यूज करने का, वो जिस तरह से ऑपरेटिंग कर रहा है, ऑपरेटिंग वो मैनेजर है टेलीकॉम डिपार्टमेंट, टेलीकॉम से रिलेटेड, तो उनको एक लाइसेंसिंग फी भी लगेगा और एक यूजेज फी भी लगेगा। तो ये दोनों फी किसको देंगे, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत देना पड़ेगा, जो भी ये डीओटी फिक्स करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज है, उनको मतलब कि स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस भी उनको देना पड़ता है लाइसेंस फी के साथ। जैसे स्पेक्ट्रम यूज, कोई 3G का अलग चार्ज होगा, 2G का अलग चार्ज होगा, 5G का अलग चार्ज होगा। ठीक है, और ये जो चार्ज होता है ये लगभग 3 से 5% होता है, और 8% रेस्पेक्टिव। मतलब अगर यदि आप स्पेक्ट्रम यूजेस का ले रहे हैं तो लगभग ये 3 से 5% लगता है चार्जेस, डिफरेंट 2G 3G और 4G का। और अगर लाइसेंसिंग फी बोलने से तो 8% लगता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दोनों का बात बोला। तो इसीलिए चलिए देखते हैं, ये जानते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम उठ गया है। तो डीओटी, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन्होंने जो ये बताया कि ये चार्जेस देना होगा, ये सिर्फ जो अभी तक लिया गया था, ये टेलीकॉम का, मतलब ये अपना जो भी यूजेस करे उस पर दे रहे हैं।
ये उस पे नहीं दे रहे हैं जो कि टेलीकॉम का मतलब ये जैसे नॉन टेलीकॉम रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, वो चीज़ पे नहीं दे रहे हैं। जैसे डिपॉजिट इंटरेस्ट या एसेट सेल्स वगैरह कितना वो कर रहे हैं, उनके ऊपर तो वो कोई टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं। सिर्फ पे कर रहे हैं जो भी ये लाइसेंस फी और जो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस है इस पे कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला ये सब का भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सब का पे करने के लिए टोटल आपको जो पड़ जा रहा है वो इतना ज़्यादा, इसलिए उनको एक्स्ट्रा जो इतना दिन से पे नहीं किए थे वो टोटल 92,642 करोड़ जो उनको पे करने का आदेश दिया गया। ठीक है, इसलिए ये जो इम्पैक्ट, ये जो इतना जो एक बार में इतना अमाउंट जो देने के लिए बोल दिया गया है, तो इससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैक्सिमम ये हो जाएगा कि इतना इंडिया का जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वैसे ही देख रहे होगे कि जियो जब से आया तब से बाकी सारे जो इंडस्ट्री है वो तो ऐसे ही डूब गए हैं। तो अभी फिलहाल एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया चल रहा है, और वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज होकर चल रहा है। तो ये अगर मान लीजिए अगर यदि ये तीनों कंपनी में चले गए तो क्या होगा, कल को जाके जियो अगर अचानक से 500 पर जीबी डेटा देने का अगर बोल दे तब क्या करेंगे? तो हम लोग को तो जरूरत है तो हम तो लेंगे ही। तो इस जगह में क्या होगा, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई एक कंपनी का मैनिपुलेशन मतलब किसी का ज्यादा दादागिरी ना चले, जिस वजह से सरकार क्या करते हैं, और TRAI है जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो ये टाइम टू टाइम इस तरह का चीज लाते रहते हैं कि ये जो नॉर्मल दूसरे इंडस्ट्री भी है ना, जियो मैंने कोई एक कंपनी को ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इस तरह का केस में गए थे। और AGR हो गया एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू, किस तरह से ये एडजस्ट करने के लिए बात आ रहा है वो बताया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019। इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि क्रेडिट स्विस ग्रुप जो कि स्विट्जरलैंड में है का एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है ये क्रेडिट स्विस ग्रुप। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक हाल ही में अपना एडिशन रिलीज किया, क्या चीज का, तो एनुअल ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जो कि हर साल वो निकालते हैं, तो उसका 10वां एडिशन आज इस बार निकाले, मतलब 2019 का। तो उसमें उन्होंने वेल्थ से रिलेटेड एक रिपोर्ट निकाला पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, जब ऐसा निकाला तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कि वेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाता है और कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो जिसका उन्होंने रिपोर्ट भी निकाल दिया। तो वेल्थ को जो डिफाइन किया जाता है वो देखा जाता है कि एक नेट वर्थ एक इंडिविजुअल का कितना होता है, और वो कल कैसे निकाला जाएगा कि जितना आपका सैलरी है और जितना आपका खर्च है ये जब माइनस करेंगे तो जितना आपका हुआ ये हो गया आपका वेल्थ। ठीक है, तो इस तरह का मतलब बोला जाता है कि सब्ट्रैक्टिंग एनी डेब्ट, जो भी आपके ऊपर कर्ज है वो हटा के जितना आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है वो बोला जाता है। एक तो जैसे आपका फाइनेंशियल, मैं सैलरी बोल दिया, फाइनेंशियल एसेट्स कितना है आपका, जैसे पैसे वगैरह कितना है, उसके अलावा घर कितना, घर आपका कितना अमाउंट का है, उसके अलावा उसमें से जो भी आपने उधार लेके जो भी काम किया वो माइनस करेंगे, तो वो सारा हो गया आपका नेटवर्थ, आपका टोटल जो है आपके पास पूंजी मतलब। ठीक है, तो इस जो रिपोर्ट है इससे क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिला है, ये मिला है कि चाइना ने ओवरटेक कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स को, किस मामले में, कि वो बन गया है कंट्री विथ मोस्ट पीपल इन द टॉप 10% ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वर्ल्ड में जो 10% ऑफ ग्लोबल वेल्थ पीपल है ना, उसमें से सबसे ज्यादा चाइना के लोग आए हैं जो कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स के होते थे। ठीक है, इसके अलावा ये भी देखा गया कि 44% ऑफ द टोटल वेल्थ जो है ना वो 0.9% है। सोचिए कितना, बहुत ज्यादा मतलब कम है। उसके अलावा 47 मिलियन पीपल जो कि सिर्फ 0.9% ऑफ द मतलब इकोनॉमी को मतलब ये करते हैं, वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो वो ओन करते हैं ना वो लगभग 158.3 ट्रिलियन, मतलब ये जो 0.9% पॉपुलेशन है ना वो इतना ट्रिलियन ओन करते हैं सिर्फ अकेले, मतलब 0.9% पीपल। तो सोचिए टोटल 99.1% पीपल वो कितना, मतलब कितना ज्यादा ये कम, मतलब कितना कम, मतलब टोटल डिवाइड करके कितना ज्यादा ये हो रहा होगा कि कितने कम जाता होगा एक इंसान के, एक इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, तो इसके साथ ये भी बोल रहा है कि जो रिचेस्ट है ना 10%, वो लगभग 82% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ कैरी कर अपने पास रखते हैं, और जो टॉप 1% है वो तो अकेला सिर्फ ये 45% रखते हैं। तो देख रहे हैं आप डेटा किस तरह का मिसमैच हो रहा है, मतलब 10% के पास 82% वेल्थ है, और उसमें से भी जो 1% पीपल है ना उसके पास तो 45% का वेल्थ है। तो सोचिए जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत कुछ हद से ज्यादा ही गरीब है। ठीक है, इसीलिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 और 9 में, उस वक्त जो सबसे ज्यादा हिट किया था वो बॉटम, जो नीचे वर्ग वाले लोग हैं ना उनको बहुत ज्यादा हिट किया था, क्योंकि ऊपर वाले जो अच्छे हैं वो तो है ही, तो उनको तो कोई बात ही नहीं उठ रहा है। इसीलिए ये, और एक भी चीज इस डेटा के तहत सामने आया है कि इंडिया जो है वो 2% ऑफ द वर्ल्ड मिलीनियर्स कैरी करता है, मतलब वर्ल्ड का जो मिलीनियर्स में 2% वर्ल्ड मिलीनियर इंडिया में है।
ठीक है। तो बाकी सोचिए 98% जो है वो तो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, हम लोग के पास सिर्फ 2% है। उसमें से भी अंबानी, टाटा और ये 4-5 जो गिने गिने हैं, ये लोग तो उसी में वही लोग होंगे जो ये कवर करते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, जिसे हम बायोटेक वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये है क्या माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स? तो ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए बना था क्योंकि माइक्रोबियल फ्यूल सेल को हाल ही में इंस्टॉल किया है गया है लंदन के एक जू में। ठीक है, जू चिड़ियाघर में। तो वहां पे क्या हो रहा है कि प्लांट जो है ना वो क्या कर रहा है, बोटानिकल वर्ल्ड फर्स्ट मतलब सेल्फी लेने का काम हो रहा है। मैं इसका पूरा प्रोसेस को आपको एक शॉर्ट वे में पढ़ाता हूँ, समझा देता हूँ, तो आप फिर मैं आपको इसका स्टेटमेंट को भी दिखा दूंगा। मतलब होता क्या, ये है प्लांट। तो ये प्लांट क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेता है और उसके बाद सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह ये सब अपना इंग्रेडिएंट्स लेता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है वो, जो इसमें से एनर्जी मतलब कोई भी जब वो एनर्जी अपना प्रोड्यूस करता है ना, तो वो क्या करता है, वो कुछ कुछ जो है वो नीचे भी जो वेस्ट जो नहीं चाहिए उसको, वो क्या करता है बाहर फेंक देता है। जो वो बाहर फेंकता है ना, तो ये जो मिट्टी मान लीजिए है, तो यहाँ पे जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो लोग क्या करता है उस जो उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? जैसे कि यहाँ पे आप मतलब यह प्लांट है और यहाँ पे 2 रॉड लगा दिए, तो 2 रॉड लगा दिए, तो उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे ये माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये रॉड जो है अट्रैक्ट करेगा। जो आप शायद सुने होंगे कैटायंस और एनायंस से रिलेटेड, तो ये लोग क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और ये मैं आपको कुछ ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, वरना आप समझ नहीं पाओगे। बस आप इतना समझ के रखिए, ये प्लांट है, यहाँ पे कुछ रॉड लगा रहे हैं, तो प्लांट लोग क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं कुछ कुछ अपना एनर्जी भी छोड़ते हैं वो। ठीक है, जो वेस्ट उनको जरूरत नहीं पड़ता है, जो उनको जरूरत पड़ता है वो तो पूरे बॉडी में चला जाता है उनके प्लांट के, पर जो नहीं चाहिए वो वेस्ट एज अ बाहर निकालते हैं वो। जो बाहर निकालते हैं ना, तो वो वेस्ट एनर्जी को ये क्या करेंगे, ये रॉड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो क्या करेंगे उस और जो वेस्ट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देंगे। तो और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब चार्ज आयंस, वो चार्ज आयंस को क्या करेंगे, ये जो रॉड है ना, जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, ये दो रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो शायद जो हमारे फ्रेंड फिजिक्स के नॉलेज रखते हैं, तो वो समझ पाएंगे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसके बाद करंट पास होता है। तो वो क्या करेगा, वो चार्ज करेगा। एक कैपेसिटर भी यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, एक कैपेसिटर क्या करता है, जहाँ पे चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करते रहेगा। जैसे जैसे चार्ज करेगा, तो ये कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है, एक जैसे समझ लीजिए एक फ्लैश लाइट से कनेक्टेड है। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा, ये फ्लैश लाइट में अपना चार्ज को पूरा कन्वर्ट करेगा किसमें, लाइट एनर्जी में। तो ये क्या करेगा, एक फ्लैश की तरह, लाइट की तरह एक लाइट मारेगा। तो उसी को कहते हैं कि प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है। तो इसी के ये कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है, माइक्रोफ्यूल सेल्स का यूज करके ये ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी से ये भी बोला जा रहा है कि अगर ऐसा चलते रहे, तो प्लांट को क्या मतलब ऐसा नहीं है सनलाइट का जरूरत पड़े, क्योंकि जब लाइट वो खुद से ही वो अपना यूज कर निकाल पा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से, तो क्या होगा, तो बिना सनलाइट के भी प्लांट्स काफी दिनों तक चल पाएंगे। ठीक है। अब कुछ मैं आपको जो यहाँ मैंने कीवर्ड्स रखा है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे मैंने बोला कि ये सनलाइट और प्लांट शुगर्स वगैरह ये सब कन्वर्ट करता है ना, तो जो भी चीज़ आता है तो उसको कन्वर्ट करता है। उसके अलावा ऑक्सीजन या फोटोसिंथेसिस वगैरह ये सब में होता है। और इसके अलावा जो भी यूज चीज़ होता है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है पूरा प्लांट में। ठीक है, स्टेम की मदद से। इसके अलावा जो वेस्ट होते हैं उसको क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। और एक्सक्रीट करने के बाद ये क्या करता है, फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिलीज मतलब इसको कन्वर्ट भी करता है। ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी क्या होता है, ये कैप्चर कर लेता है एनोड और कैथोड की मदद से, जैसे मैंने बोला। और फिर उसके बाद वो लोग सुपर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नॉर्मल नहीं है, सुपर कैपेसिटर बहुत ही जल्दी, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो वो थोड़ा सा भी अगर आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो वो इजीली चार्ज कर देता है वैसे कैपेसिटर को। ठीक है। उसके बाद फिर उस कैपेसिटर क्या करता है, एक बार में फ्लैश मारता है, फोटो ले लेता है और उसके बाद फिर डिस्चार्ज होता है। और धीरे धीरे फिर नीचे से वो चार्ज होते रहता है और ऊपर से वो फ्लैश लाइट मार के डिस्चार्ज भी करते रहता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस की मदद से हम शेड में भी क्या कर सकते हैं, प्लांट का मतलब हम ये इस तरह से पोटेंशियल है कि हम लोग प्लांट को उगा सकते हैं, मतलब उसका भी प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी क्वालिटी सर्वे। तो ये नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी क्वालिटी सर्वे है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लेके आया गया है। तो ये इसमें होता क्या है कि ये टोटल एक मिल्क का जो भी क्वालिटी से रिलेटेड वो किया जाएगा किसके द्वारा, एफएसएसआई। और एफएसएसआई किसका बॉडी है, इसका पेरेंट बॉडी कौन है, हेल्थ मिनिस्ट्री। तो इसलिए एफएसएसआई के द्वारा किया गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये एक पहला होगा इस टाइप का चीज जो कि मिल्क से रिलेटेड किया जा रहा है।
और वो भी तीसरे पार्टी, किसी एक तीसरे पार्टी है उसको अपॉइंट करके, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड है ना, जो कि रिटेलर या प्रोसेसर या नॉन ऑर्गेनाइज जो भी है, मतलब लोकल डेयरी फार्म जो कि दूध वाले, जहाँ से हम लोग वेंडर्स वगैरह इससे जो गाँव में लेते हैं ना, तो इन दोनों सेक्टर में ये क्या करेगा, ये कवर करेगा और ये कंडक्ट करेगा एक मतलब आपको सर्वे का टाइप का, ठीक है, मिल्क से रिलेटेड। तो ये किस तरह का सर्वे होगा कि जितना भी मतलब ये इस सर्वे के हिसाब से फिर क्या पाया गया, जिस जब ये अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सर्वे किए, तब ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकला। और वो क्या निकला कि 1/10 ऑफ द जो प्रोसेस्ड मिल्क है ना, वो क्या है, उसमें सेफ्टी इश्यूज है, ठीक है। और जबकि जो while over a third of the samples, even those of a major brands fail to meet one quality standard, ठीक है। मतलब इतना फिर भी है इतने सारे जगह जहाँ पे क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड जब मीट नहीं कर पा रहा है तो फिर ये तो इशू उठ जाता है। तो ये सर्वे के द्वारा पता गया है कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे मिल्क का जो क्वालिटी है वो तो अभी भी पाया ही नहीं जा रहा है। उसमें अभी भी क्या हो रहा है कि लो फैट और लो SNF जो भी है ना, वो उसमें उस तरह का दोनों ही मतलब एक तरह से पाया नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये बोल रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ फैट और जो सॉलिड नॉन फैट है जो कि मिल्क में क्या हो रहा है, वेरीज कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये वाइडली जो डिपेंड हो रहा है क्या, स्पीसीज जो भी है ना उसके ऊपर, जो भी जिस टाइप का ब्रीड है ना उसके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किसी गाय में ऐसा पाया जा रहा है कि जो फैट और ये सॉलिड नॉन फैट है, ये उसमें किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो इसी तरह का वो वैरी कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट में कि कैसा उन लोगों को फीड कराते हैं। मतलब एक गाय को बहुत ही अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, अच्छे से फीड फॉडर वगैरह जो भी है ना वो अच्छे क्वालिटी का दिया जा रहा है, और एक गाय को उतना अच्छे से नहीं दिया जा रहा है, तो उसी हिसाब से मिल्क आ रहा है। और इसीलिए मिल्क का जो भी क्वालिटी है ना वो डिफर कर रहा है दोनों में, ठीक है। इसके अलावा ये जो सर्वे किया गया है लगभग 3-4 हजार मतलब रॉ मिल्क सैंपल्स लिया गया। उसके अलावा उसमें पाया गया कि 47% में एटलीस्ट एक क्वालिटी जो पैरामीटर है ना वो उसमें है ही नहीं, ठीक है, उसमें है ही नहीं। उसके अलावा 44.8% में ये सेफ्टी इश्यूज जो है ना वो भी बहुत ज्यादा इस तरह का देखा गया, ठीक है। उसके अलावा मतलब ऑन एन एवरेज ये भी बोला जा रहा है कि 7% ऑफ द मिल्क जो है ना वो सेफ्टी इश्यूज और ये जो मोस्ट ऑफ द मिल्क जो है वो सोल्ड, मतलब वो तो दोनों तरह का ये बेचा भी जा रहा है। तो इस सर्वे से पता क्या चल रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के जो भी डिफरेंट गाय होते हैं ना उनमें एक अलग तरह का मतलब क्वालिटी पाया जाए, क्वालिटी में काफी डिफरेंस आ रहा है। और ज्यादातर में तो ये पाया गया कि एटलीस्ट जो गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क होते हैं ना उसमें से एक पैरामीटर तो हर जगह ही मिस है। तो ये सब चीज इस सर्वे के द्वारा पाया गया। इसके अलावा 6432 सैंपल्स में ये देखा गया कि जो लिक्विड मिल्क है ना वो क्या बोल रहा है कि जो 456 है जिसमें जो कि 7.1% है वो अनसेफ पाया गया है। वो अनसेफ क्यों पाया गया है, वो मतलब 4000 जब 6432 मिल्क लिया गया उसमें 456 मिल्क अनसेफ पाया गया, क्यों, क्योंकि उसमें अल्फा टॉक्सिन M1 पाया गया, जो एंटीबायोटिक्स पाया गया और पेस्टिसाइड्स पाया गया। तो ये तो काफी डेंजरस है ना ह्यूमन के पेट में जब जाएगा तो, ठीक है। तो ये पहले हम जानते हैं क्या अल्फा टॉक्सिन M1 AFM1 क्या है, ठीक है। तो ये एक टॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस किसके द्वारा, एक डिफरेंट टाइप का मतलब एक अलग टाइप का फंगाई है ना, फंगाई उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, जो कि कहाँ पे फाउंड होता है, जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स में फाउंड होता है। तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में आप वो फंगाई प्रोड्यूस होता है और गाय उस एग्रीकल्चर क्रॉप्स को खाते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो फंगाई उनके पेट में जाता है और वो फंगाई एज अ मिल्क के तौर पे हमारे ह्यूमंस के पास भी आ जाता है। और मैं बता दूं कि ये जो AFM1 है ना ये कैंसर मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट भी है, जिससे कैंसर होने का ज्यादा चांसेस है। तो ये जो 456 सैंपल में जहाँ पे टेस्ट आया है वो एक कैंसर कॉजिंग एजेंट इस मिल्क में है, तो काफी डेंजरस है उस चीज के लिए भी, ठीक है। और ये जो इस तरह का AFM1 अगर ज्यादा मायने में लिया जा रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कैंसर के अलावा भी, जैसे अल्फा टॉक्सिकोसिस हो सकता है, प्रोगोनोसिस हो सकता है, और बहुत सारे लीवर फेलियर भी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, उसका नोसिया भी हो सकता है। इसके अलावा धीरे धीरे करके मर भी सकते हैं, ठीक है। FSSAI है ना उसके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड दिया गया मिल्क के परमिसेबल क्या क्या होना चाहिए। तो अल्फा टॉक्सिन ना मिल्क में एटलीस्ट 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा हो तो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ फंगाई तो लेंगे ही ना, कुछ फंगाई वगैरह कुछ फंगल इन्फेक्शन तो ले ही सकते हैं। गाय अगर खा रहा है कोई चीज तो उसमें तो वो हर प्लांट और हर चीज में तो साफ सुथरा नहीं होता ना, इसीलिए थोड़ा तो मात्रा रहेगा। तो इसलिए FSSAI है जो इतना परसेंटेज ऑफ छूट दिया है कि 0.5 ग्राम हो सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक है
Sentinel-3 वर्ल्ड फायर एटलस, जिसे हम अदर स्पेस एजेंसीज में लिखेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अनाउंस किया 2018 का, मतलब 2018 में, कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स एज मेनी एज वाइल्ड फायर अक्रॉस वर्ल्ड इन अगस्त 2019। मतलब 2019 में जो वाइल्ड फायर हुआ ना, वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट में, वो बहुत ज़्यादा हुआ है 2018 के कंपेयर में। तो ईएसए के जो एक स्पेस है ना सैटेलाइट, उसने ये सेंटिनल-3 का ये पार्ट है जो कि ये फोटोज वगैरह लेके ईएसए के द्वारा इसलिए अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे अदर स्पेस एजेंसी में लिखे हैं, नासा में या इसरो में नहीं लिखे, क्योंकि हमने जो सेक्शन बनाया है वो सिर्फ 2 का बनाया है, नासा और इसरो का। उसके अलावा जितने भी स्पेस एजेंसीज का काम किया जाएगा उसको हम एक ही फोल्डर में रख रहे हैं, ताकि मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आपको अदर स्पेस एजेंसीज में ही सारे मिल जाएंगे। चाइना का एक जगह, रशिया का एक जगह, और अदर यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का एक जगह, तो ये सब एक जगह ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर इससे रिलेटेड मैं अगर बोलूँ, तो इसमें जो है ना, ये कोपेरनिकस सेंटिनल-3 मिशन बोला जा रहा है, जिसके तहत ये वायर फायर मतलब वर्ल्ड का जो फायर एटलस बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें रिकॉर्ड किया गया टोटल 79,000 फायर सिर्फ अगस्त 2019 तक। ठीक है, जो कि पिछले साल में कितना था, 16,000 ही सिर्फ था। मतलब 2018 में सिर्फ 16,000 था, इस साल 2000 मतलब 80,000 के लगभग में हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो 49% ऑफ द फायर है ना, वो सिर्फ देखा गया एशिया में, और 28% देखा गया साउथ अमेरिका में, और 16% देखा गया अफ्रीका में, जहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट है। ठीक है, सॉरी अमेजन फॉरेस्ट, ये तो साउथ अफ्रीका में है, 28% जहाँ पे। ठीक है, अब कुछ सेंटिनल-3 के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंटिनल-3 जो है ना, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, जो कि ईएसए के द्वारा बनाया गया है। किस प्रोग्राम के तहत, तो कोपेरनिकस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, अगला, उसके अलावा यह है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे इस कोपेरनिकस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो इसका जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, कि इसका एक अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम से रिलेटेड ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम था, जो कि ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ईएसए एक मतलब एक फैमिली पूरा सेंटिनल्स का बनाना चाह रहा है, जो कि सिर्फ ये कोपेरनिकस प्रोग्राम मतलब जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से रिलेटेड पूरा फोकस करेगा। अभी फिलहाल जो है वो 3 टोटल मतलब 3 कंप्लीट 2 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, जो ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया इस सेंटिनल प्रोग्राम के तहत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया। ठीक है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लिखेंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एसएनटी में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही एक गाइडलाइंस मतलब एक पूरा नैनो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ना एक गाइडलाइंस, लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस लेके आया गया। ठीक है, तब उस गाइडलाइंस से रिलेटेड उसके फायदे और उसके नुकसान और कुछ इससे ये नैनो फार्मर्स ये प्रोसेस है क्या, ये थोड़ा हम अब जानेंगे। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि देर आर नो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर, मतलब कहीं भी वर्ल्ड में ये नैनो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कहीं भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस नहीं है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, नो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइन। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि टू हैव अ केस टू केस अप्रोच के बेसिस में ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है ना, इससे रिलेटेड क्वालिटी और सेफ्टी का इवैल्यूएशन केस टू केस बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, अगर नैनो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में अगर जानते हैं, तो उसमें क्या बोला है, इसको डिफाइन किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल मतलब प्रिपरेशन जो कि नैनो मटेरियल्स को कंटेन करेगा, ताकि इंटरनल यूज और एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो भी ह्यूमन से रिलेटेड है ना, जो कि थेरापेटिक्स और डायग्नोस्टिक और हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड हो सके, उसमें यूज किया जा सके। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो अगर आपको डायग्नोसिस वगैरह ये करने के लिए आप नैनो मटेरियल्स का यूज करते हुए अपने दवाई बनाने के टेक्निक यानी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अगर कर रहे हैं नैनो मटेरियल्स का यूज, तो उसे करते हैं नैनो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, और ये जो नैनो मटेरियल होते हैं, तो जैसे ये नैनोमीटर के नैनो लिखा है यानी नैनोमीटर में होगा, तो इसका जो रेंज होता है ना इसका पार्टिकल साइज का, वो लगभग 1 से 100 नैनोमीटर का होता है। और वो भी एटलीस्ट मतलब एक डायमेंशन हो ना उसका, जैसे अगर वो ऑक्टागोनल है या स्क्वायर है, तो एटलीस्ट उसका एक डायमेंशन तो ये 1 to 100 नैनोमीटर का रेंज में ही होगा। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि नैनो फॉर्मुलेशंस जो है ना, ये नॉट एंटायरली न्यू ड्रग्स मतलब नया ड्रग्स बनाने का टेक्निक नहीं है, ये पुराने मेडिसिन का ही है, बट उसको अच्छे क्वालिटी में बनाने का ये टेक्निक है। ये नैनो फॉर्मुलेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं कोई नया दवा बनाने के नहीं। मान लीजिए ये कोई फार्मूला था, यहाँ पे ये दवा को ये बनाया था, तो ये थोड़ा साइज बड़ा था और इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज यूज किए गए थे। अब इसमें बोल रहे हैं नैनो मटेरियल्स यूज करके एग्जैक्टली नैनो साइज का नैनो मटेरियल्स यूज करके बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इससे क्या होगा, मेडिसिन का और क्वालिटी बढ़ाने जाएगा, ना कि इस दवा को ही पूरा चेंज किया जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर नैनो फार्मास्यूटिकल्स का हम गाइडलाइंस देखते हैं जो कि निकाला गया है, तो वो एग्जैक्टली मतलब शेड्यूल वाई जो है ना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 का, उसके तहत बनाया गया है। और साथ ही में जो सेकंड शेड्यूल है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 जो कि हाल ही में हुआ था, उसके तहत ये दोनों रूल्स, ये दोनों जो है ना रूल्स, इसके तहत ही गाइडलाइंस को तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि जो नैनो साइज रेंज होगा ना, वो एकदम डिक्लेयर होना चाहिए प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन में। ये अगर प्रोडक्ट का जहाँ स्पेसिफिकेशन आप कुछ खरीदते तो देखते हैं ना, तो उसमें ही ये डिक्लेयर होना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि एक मतलब उसका क्या एडवांटेजेस है, क्या पॉसिबल डिसएडवांटेज हो सकता है नैनो फार्मास्यूटिकल्स का, वो भी उसमें अच्छी तरीके से मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो नैनो कैरियर बेस्ड ये जो मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है ना, जैसे मतलब नैनो बेस्ड मतलब अगर यदि आपको किसी एक जगह में प्रॉब्लम है, किस जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आप ये दवा ले रहे हैं ना, तो ये पर्टिकुलरली उसी नैनो एरिया के लिए ही कवर किया जा रहा है, इसलिए इसका हायर एफिकेसी है, मतलब आपको एफिशिएंट वे में जो कार रिजल्ट लाने का जो है ना, वो ज्यादा एफिशिएंट है। रिजल्ट लाने के लिए ये ज्यादातर परसेंटेज आपका चांसेस है कि ये रिजल्ट लेके आएगा एफिशिएंटली। ये एफिकेसी का मतलब हो गया। उसके अलावा टॉक्सिसिटी जो है ये कम करेगा ये इस नैनो फार्मास्यूटिकल्स की मदद से। उसके अलावा ये सेफर है, जो कि दूसरा जो दवा है ना उसके कंपेयर में सेफर है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जिस चीज के लिए आप ले रहे हैं उस पर जाके बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो यही सब था इसका कुछ गाइडलाइन। और ये जो बनाया जा रहा है ये सोच के, ताकि अफोर्डेबल हेल्थ केयर हम फॉर ऑल जो है ना, ये हम हर जगह सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक एक्सपीडिशन, जिसे मोसेक बोल के भी जाना जाता है। और इसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज वाले सेक्शन में हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी से रिलेटेड हमारा एक मतलब जर्मनी ने हमारे किसी इंडियन को बहुत ही ज्यादा एक अच्छा मतलब रिस्पांस दिया है, अच्छा मतलब हर जगह प्रेज किया है और उनको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्या है, चलिए जानते हैं। तो इंडिया के जो विष्णु नंदन जी हैं, उनको वो एक पहला इंडियन बन गए हैं जो कि अब्रॉड में मतलब मल्टी ये जो मोसैक है ना, इस एक्सपीडिशन के चार्ज करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये एक जर्मन रिसर्च वेसल है जो कि पोलर स्टर्न है ना, वो क्या करेगा, आर्कटिक का जो क्लाइमेट एरिया ना उसके ऊपर एक एक्सपेडिशन चल रहा है। तो ये पोलर स्टर्न जो है ना एक शिप होगा, उस शिप में वो और उनके टीम पूरा जो भी है वो करेंगे। तो उसमें सिर्फ लौता एक इंडियन है जो कि ये विष्णु नंदन जी इस मोसैक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो मोसैक के बारे में अगर कुछ जानते हैं, तो ये मोसैक जो है ये लाया गया है किसे, अल्फ्रेड वेगनर जो कि इंस्टीट्यूट इन जर्मनी है, अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट है उनके जो कि जर्मनी में है, उनके द्वारा ये लाया गया है। इसके अलावा ये लार्जेस्ट एवर आर्कटिक एक्सपीडिशन होगा हिस्ट्री का। ठीक है, उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि ये जो पहला होंगे जो स्टडी करेंगे मतलब नॉर्थ पोल का इंटायर, मतलब पूरे साल भर वो नॉर्थ पोल से रिलेटेड ही पूरा स्टडी करेंगे। इस आर्कटिक सर्किल के जो ये जो एक्सपीडिशन में जा रहे हैं अपनी टीम के साथ विष्णु नंदन जी, वो इस तरह का पूरा साल भर नॉर्थ पोल में करेंगे। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल एक्सपीडिशन है, ये टोटल 6 इंस्टीट्यूशंस का मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। और वो 60 इंस्टीट्यूशंस जो है ना, मैं 6 बोल दिया सॉरी, वो 60 इंस्टीट्यूशंस जो है वो लगभग 19 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे तरफ से जो है वो विष्णु नंदन जी है। ठीक है, अगला टॉपिक है ऑर्गोनाइट्स, जिसे हम बायोटेक वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ऑर्गोनाइट्स मतलब क्या हो गया कि हाल ही में साइंटिस्ट ने एक एथिकल कंसर्न लाया है किसके ऊपर, तो ये जो ऑर्गोनाइट्स बनाया जा रहा है ना लेबोरेटरी में, वो मतलब किस तरह का परसीव और किस तरह फील, मतलब अलग अलग टाइप का जो हो रहा है ना ऑर्गोनाइट्स जैसे बनाया जा रहा है, उसके ऊपर ये बात हो रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर यदि हम जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड ऑर्गोनाइट्स के बारे में, तो बोला जा रहा है कि ऑर्गोनाइट्स है ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रोन इन लैबोरेटरीज इनटू अ 3 डायमेंशन, मतलब 3D वे में ग्रुप ऑफ सेल्स को बनाया जा रहा है। तो वो कैसे बनाया जाएगा, तो जो भी स्टेम है ना, स्टेम का यूज करते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो टिपिकल मतलब एकदम बहुत ही जैसा पीज जैसा होता है ना, जैसा ये होता है पीज पीज मटर मटर का दाना का साइज में ये होगा, लगभग ऑर्गन्स बनाया जाएगा। उसके बाद वो पूरी तरह से, बट वो जो स्ट्रक्चर है वो अपना फंक्शनल मैच्योरिटी में नहीं जाएगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा अर्ली स्टेजेस में वो एक डेवलपिंग टिश्यू के तौर पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, और ये जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइड्स है वो क्या करता है, सबसेट ऑफ ऑल द मतलब कंटेंट ओनली अ सबसेट ऑफ ऑल द सेल्स, मतलब सबसे जो भी सेल्स है ना उसका सबसेट है इसके पास, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेल्स है से बनाया गया है वो। ठीक है, और इस ये क्या करता है, इनके पास ब्लड वेसल्स का कमी होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होता है, तो इसीलिए ये फुल्ली फंक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लड वेसल के बिना कैसे फंक्शन करेगा कोई ऑर्गन। ठीक है,
इसके अलावा ये अब बोल रहा है कि ऑर्गेनाइड्स कैसे करके बनाया जाता है लेबोरेटरी में, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। तो ऑर्गेनाइड्स जो है ना वो लेबोरेटरी में ऐसे स्टेम सेल्स है ना, जो स्टेम सेल्स का यूज करके वो इस तरह का बनाते हैं ताकि वो स्पेशलाइज सेल्स जो कि ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे होते हैं वो हमें मतलब जो भी डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमन सेल्स ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं ना डिफरेंट, तो वो कैसे करके ये स्टेम सेल्स के द्वारा से ही ये ऑर्गेनाइड्स बनाया जाएगा, उसी को एकदम ध्यान देते हुए। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि दे कुड बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम सेल्स टेकन फ्रॉम द ऑर्गन और एडल्ट सेल्स दैट हैव बीन इंड्यूस्ड टू बिहेव द लाइक स्टेम सेल्स। ठीक है, इसके अलावा जो साइंटिफिकली कॉल्ड इंड्यूस प्लूरोपोटेंट है ना स्टेम सेल्स, वो भी इसको मतलब इस तरह का ये जो चीज है टेक्निक, इसको साइंटिफिकली आईपीएससी बोला जाता है। क्या चीज को? तो ये क्या करना मेन मेन जो इसका काम होता है, ये ग्रो कहाँ से किया जाता है, स्टेम सेल्स से ग्रो किया जाता है। स्टेम सेल्स लेके ऑर्गेनाइड्स को बनाया जाता है और उसके बाद वो फिर स्टेम सेल्स धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होता है, तो वो धीरे धीरे ग्रो होता है। और ये जो स्टार्टिंग में बनाया जाता है तो ये एकदम मटर के जो दाना होता है ना, पीस के जो दाना, उस साइज के होते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेम सेल्स होता है ना, ये प्रोवाइड कर सकता है क्या क्या चीज, जैसे न्यूट्रिएंट हो या अदर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है ना, जो ग्रो करने में मदद करे या सेल्स को एकदम एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनने में मदद करे। ठीक है, तो स्टेम सेल्स की मदद से ये ऑर्गेनाइज बनाया जाता है। अगला टॉपिक है हिंदू कोस्ट माउंटेन्स। तो ये हिंदू कोस्ट माउंटेन्स को हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ये तीनों कंट्रीज इन्वॉल्व है जो हमारे नेबरिंग है। तो इसलिए हम लोग एक इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में इसे डालेंगे ताकि हम इसे उस नजरिए से देख सकें। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट किया मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जो कि चाइना और पाकिस्तान के साथ, और ताकि हमें जो क्लाइमेट फोरकास्ट सर्विसेज है ना ये हिंदू कुश माउंटेन के रेंज में, ये हम अच्छे से दे सके। और ये जो किया जाएगा ये तीनों कंट्री के द्वारा, तीनों कंट्री के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षता में ही किया जाएगा, मतलब उनके अंडर में किया जा रहा है। ठीक है, अब हिंदू कुश हिमालयन जो रेंज है, इनका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ये क्या है कि जो हिंदू कुश और हिमालयन रेंज है, इसको एक तीसरा पोल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट एरिया जो इनका है ना, ये हिंदू कुश और हिमालयन रेंज का, ये परमानेंटली आइस कवर रहते हैं जैसा नॉर्थ और साउथ पोल में होता है, तो इसलिए इनको थर्ड पोल भी बोला जाता है। और ये जो हिंदू कुश और हिमालयन रीजन है ना, ये कौन कौन से एरिया मैंने कंट्रीज में फैले हुए हैं, तो जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। सोचे म्यांमार जो कि सैंडविच कंट्री है वो भी इसका पार्ट है। ठीक है, सॉरी मंगोलिया बोल रहा हूँ, म्यांमार में बोल रहा हूँ, म्यांमार तो हमारे एकदम नेबरिंग कंट्री है, पर मंगोलिया भी इसका पार्ट है, उस रीजन को भी, मैंने मंगोलिया को भी इससे फायदा होगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो हिंदू कुश और हिमालय रीजन है ना, यहाँ से 10 मेजर रिवर्स ओरिजिनेट करते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ग्लोबल टेम्परेचर जो है ना राइज हो रहा है 1.15 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो अभी तक हो चुका है, तो अगर इसी तरह से इंक्रीज होते रहा और जो भी हम प्रिकॉशन लेने का सोचे नहीं ले, तो जब 2100 सेंचुरी आएगा ना, तब तक में क्या होगा, ये सारे जो भी है ना, जो थर्ड पोल है, ये थर्ड पोल पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, क्योंकि पूरा आइस जितने भी है ना वो पिघल जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, एक ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इसी के अध्यक्षता में ये तीनों कंट्री के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो ये जो WMO है, इसमें टोटल ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 192 मेंबर्स है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये जो स्टार्टिंग में जो लाया गया था ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1873 के वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल के तहत बनाया गया था। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये हिंदू कुश और हिमालयन रीजन है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ मंगोलिया तक गया है ये एरिया। उसके अलावा ये सब तो आपको एकदम अच्छे से फेमस आप जानते ही होंगे। म्यांमार और बांग्लादेश भी इसमें क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एरिया को भी कवर करता है। और इसमें देखिए सोर्सेज ऑफ 10 मेजर एशियन रिवर सिस्टम्स है, 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जैसे डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, ये सब है। तो इन सबको देखना का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ऐसा ये टॉपिक न्यूज में था। ठीक है, अगला टॉपिक है C40 क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन। तो ये C40 ये वाले जो टॉपिक है, इसको हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन किया गया है ना, ये क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन, ये किया गया है C40 वर्ल्ड मेयर से, मतलब 40
इम्पोर्टेंट सिटी के जो वर्ल्ड लेवल पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज है उनके मेयर्स के द्वारा ये लेके आया गया। बट ऐसा नहीं है कि 40 ही हैं, अभी अभी 90 प्लस हो चुके हैं, बट 40 बोल के नाम दिया गया C40, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि ये हर साल मतलब हर तीसरे साल में इसका मीटिंग किया जाता है। तो हाल ही में कहाँ पे हुआ? कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क जो यूरोपियन कंट्रीज है उसका कैपिटल है। तो हाल ही में कोपेनहेगन में हुआ है, और ये हर 3 साल में होता है, ठीक है। और ये इसका मेन फंडा है कि ये सब्सटेंशिव क्लीन एयर पॉलिसीज कैसे 2025 तक लाए, ये सोचे, ठीक है। तो 2019 में हुआ, तो अब अगला होगा कब? 2022 में। तो अब C40 क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन अगर यदि हम जाने, तो इसमें क्या होता है कि मेयर्स जितने भी ना वो आते हैं मीटिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट सिटीज के। C40 क्या है? इंपॉर्टेंट सिटीज से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट मेयर्स जाते हैं और इसके बाद अपना कमिटमेंट देते हैं कि वो जो भी उनके पास पावर्स और ये सब है ना, उसका वो सही तरीके से यूज करेंगे, ताकि उनके सिटीज में पर्टिकुलरली वो पोल्यूशन और जो भी उससे रिलेटेड काम है ना वो करके वो सुधार सके, सारे चीज को ठीक कर सके, ठीक है। इससे मतलब क्या हुआ कि सिटीज क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, अगर सिटीज को आप सुधार देते हैं तो रूरल एरिया में तो ऐसे भी कम पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन तो सिटीज का होता है। तो इसलिए ये सिटीज में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि लोकल एमिशंस और कैसे करके रिडक्ट मतलब ये सब पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, इसमें ध्यान दिया जाएगा, और वो भी सारे के सारे WHO गाइडलाइंस के तहत, ठीक है। और ये जो मीटिंग हुआ C40 का, इससे क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स होने का चांसेस है? तो ये माना जा रहा है कि अगर ये 40 में से अगर यदि 35 सिग्नेटरी भी अगर कामयाब होते हैं अपना एनुअल एवरेज जो है ना ये PM 2.5 लेवल का रिड्यूस करने में, तो लगभग हम 40,000 डेथ जो हर साल हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकेंगे। तो ये काफी बड़ा बात है। 40,000 क्या, मैं तो बोलूंगा अगर 100 डेथ भी अगर यदि ये मीटिंग की वजह से रिड्यूस किया जा सकता है तो ये बहुत ही बड़ा बात है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात बोल रहा है कि C40 जो रिसर्च हुआ है, इससे ये भी पता चल रहा है कि जो C40 सिटीज है वो क्या करेंगे, वो अपना ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, ये सब में क्या स्पेशली ध्यान देंगे कि ग्लोबल मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना उसका एमिशन को कैसे वो रिड्यूस कर सके। 87 मतलब 87% वो कम से कम रिड्यूस करें। PM 2.5 एटलीस्ट 50% रिड्यूस करें। और ये सब चीज अगर यदि इनके द्वारा किया जाएगा ना, तो ये माना जा रहा है लगभग 2,20,000 मतलब डेथ जो हर साल होता है वो भी रिड्यूस होगा। इधर 40,000 का बात बोल रहा है, यहाँ 2,20,000। सोचिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एक तरह से बहुत ही बड़ा मुहिम मतलब बहुत बड़ा एक एक्टिविटी हो सकता है अगर यदि ये सारे मेयर्स जो भी मिल रहे हैं ये अगर कामयाब होते हैं तो अपने सिटीज में इस तरह का चीज लाने में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इसे हम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि सेंटर ने हाल ही में डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को क्लेरिफाई कर दिया कि क्या है एक्चुअली में डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। तो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है ना उनके द्वारा क्लैरिफिकेशन किया गया और बोला कि स्टेट्स नीड नॉट टेक द सेंटर्स अप्रूवल टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अनक्लासिफाइड लैंड एज फॉरेस्ट। मतलब स्टेट को जरूरत नहीं है कि सेंट्रल से वो परमिशन ले कि किस लैंड को कैसा अनक्लासिफाइड लैंड एज फॉरेस्ट कैसे बनाना है। मतलब वो अगर क्लासिफाइड लैंड नहीं है तो उनको वो फॉरेस्ट घोषित कर सकते हैं, उनको सेंट्रल से परमिशन नहीं लेना होगा। ये एडवाइजरी कमेटी के द्वारा बोला गया क्लैरिफिकेशन में, ठीक है। उसके अलावा सॉरी उसके अलावा बोल रहा है कि डू वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डेफिनेशन, मतलब क्या हमारे पास मतलब एक तरह का डेफिनेशन है फॉरेस्ट का क्या? तो ऐसा अभी तक फिलहाल लीगल डेफिनेशन नहीं है, बट कुछ हम इसमें क्लॉज जानते हैं। तो 2014 तक जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये कंसिडर किया था कि जो लीगल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है वो लगातार जो है ना वो प्रिपेयर किया जाएगा, मतलब 2016 तक में, ठीक है। मतलब प्रिपेयर बोल रहा है कि 2016 तक वो लोग बनाएंगे। बट ये क्या हुआ, ये धीरे 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 ये अभी तक फिर भी पब्लिक तक नहीं आया, पता नहीं शायद अभी तक बन ही रहा है। तो 2014 में सोचा गया था कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन बनाया जाएगा, 16 में फिर कंप्लीट करने का बात था, बट वो अभी तक धीरे धीरे चल ही रहा है, अभी तक कुछ गारंटी नहीं पता चला। बट हाल ही में अभी क्या हुआ, इन्होंने एक डिफाइन कर दिया इसी बात पे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने, ठीक है। उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि फॉरेस्ट को अगर यदि डिफाइन करना है तो वो कैसे करेगा, जब वो प्रेरोगेटिव जो कि मतलब स्टेट्स का जो कि 1996 से, मतलब क्या बोल रहे हैं, द फ्रीडम टू डिफाइन लैंड नॉट ऑलरेडी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट बाय द सेंटर और स्टेट रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट
as has been the prerogative of the states since 1996 and stems from the Supreme Court order called the गोदावरम प्रोजेक्ट। मतलब 1996 तक जो सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर मिल गया कि फॉरेस्ट को किस तरह से डिवाइड करना, मतलब डिफाइन करना होगा, तो उसके बाद से फॉरेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने क्या कहा कि एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टू इंक्लूड लैंड दैट वेर ऑलरेडी नोटिफाइड बाय द सेंटर एज फॉरेस्ट। उसके अलावा मतलब जो सेंटर के द्वारा जो नॉमिनेट कर दिया गया फॉरेस्ट वो तो है ही, उसके अलावा भी जो भी स्टेट के जो भी है ना, वो अगर यदि कुछ डिफाइन करना चाहें, जैसे कि दैट अपीयर इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट एज वेल एज दोज दैट फेल इन द डिक्शनरी डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब बोल रहे हैं कि सेंटर जो डिफाइन करे वो तो चलिए ठीक है, बट उसके अलावा भी जो डिक्शनरी डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई एरिया फॉरेस्ट माना जा रहा है तो उसको हम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि उनको सेंट्रल से परमिशन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बात बोला जा रहा है कि ऐसा क्या डिफिकल्ट हो गया है कि मतलब पूरा तरह से फॉरेस्ट को डिफाइन करने में। ठीक है, मतलब क्यों, किस तरह से, मतलब व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू हैव एन ऑल एनकम्पसिंग डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब हर जगह में इक्वली डेफिनेशन क्यों नहीं, मतलब आज तो एक तो पहला बात हमारे स्टेट में फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो डाइवर्स देश है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, और सबको अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट को देखते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में किस तरह का कोई एक डेफिनेशन है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया हैज द कंट्री हैज 16 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, 16 डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। तो एक रूल कैसे काम कर सकता है, और अगर मान लो एक स्टेट पे अप्लाई भी कर दिया तो वो कैसे करके वो रिजर्व रखेंगे दूसरे जगह के लिए भी। तो ये सब चीज की वजह से हमारे कंट्री में एग्जैक्ट बोलने से डेफिनेशन नहीं है। जो डिक्शनरी का डेफिनेशन है उसके बेसिस पे आप किसी एरिया को फॉरेस्ट बना सकते हैं, वो स्टेट के हिसाब से वो कर पाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है कोलंबो डिक्लेरेशन, जिसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि हाल ही में जो कोलंबो डिक्लेरेशन हुआ उसमें बोला गया कि नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो हमें हाफ करना है 2030 तक। ठीक है, उसके अलावा ये जो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है वो बोला जा रहा है कि ये टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा बनाया जाएगा, किसके द्वारा, इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, उनके मदद से ये नाइट्रोजन वेस्ट का किस तरह से है डिक्लेरेशन वो किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो डिक्लेरेशन है ये भी बुलाया गया कि यूनाइटेड नेशन का जो एजेंसीज है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या डेवलपमेंट पार्टनर्स, इन सभी को ये बोलेंगे कि आप सपोर्ट करिए इसे इम्प्लीमेंट करने में, ताकि हम नाइट्रोजन का जो वेस्ट है उसको 2030 तक हाफ कर सके। ठीक है, ये इवेंट में एक और चीज भी लाया गया है कि बोला गया है कि यूएन जो प्लान किया है कैंपेन नाइट्रोजन फॉर लाइफ, ये भी चीज में अच्छी तरह से ये मैंने इस कैंपेन के तहत ये जो नाइट्रोजन फॉर लाइफ है ना, इसमें भी ध्यान दिया जाएगा ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग पूरी तरह से कर सके। ठीक है, ताकि वेस्ट ज्यादा से ज्यादा ना हो। उसके अलावा इसमें एक और चीज अडॉप्ट भी किया जा रहा है इस फोर्थ सेशन के तहत। मतलब ये जो कैंपेन है ना, ये बेस्ड है किस पे, सिस्टम सस्टेनेबल मैनेजमेंट रिजोल्यूशन, जो कि अडॉप्ट किया गया था फोर्थ सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, जो कि नैरोबी केन्या में ये हुआ था। मतलब नैरोबी केन्या 2019 में क्या होता, फोर्थ सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली हुआ था। ध्यान दीजिएगा, एनवायरनमेंट असेंबली हुआ था, जनरल असेंबली नहीं हुआ था। कहाँ पे, नैरोबी केन्या में जो है वहां पे ये हुआ था। तो उसी में ये कैंपेन के बारे में डिस्कस किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन में ना हम लोग एगो ये भी लेके आएंगे, तब जाके थोड़ा आगे जाके कोलंबो में ये डिक्लेयर किया गया कि हम इस तरह का नाइट्रोजन का वेस्ट जो हाफ कर देंगे 2030 तक। अब कुछ INMS जो है ना, ये जो इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम है, इससे रिलेटेड हल्का चीज जान लेंगे कि ये जो INMS है ये ज्वाइंट एक्टिविटी है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, इन दोनों के द्वारा ये ज्वाइंटली लेके आया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के बारे में अगर जानते हैं तो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कि 2003 में सेटअप किया गया था, ताकि हम किसके अंदर, तो स्पॉन्सरशिप ऑफ द साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट स्कोप के अंदर में, और इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम मतलब IGBP के अंदर में। तो IGBP और स्कोप के अंदर में इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2003 में। ठीक है, और इसका जो ओवरऑल गोल है वो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव क्या है कि ऑप्टिमाइज कर सके नाइट्रोजन को बेनिफिशियल रोल की तरह और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये सारे चीज ये नाइट्रोजन इनिशिएटिव से रिलेटेड था। ठीक है,
तो इसके बाद अगला टॉपिक है, ये छोटे छोटे मैंने लास्ट का आज ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसमें मैंने कम ही टॉपिक्स लिया है। फिर कल का जो सेक्शन होगा उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ, मतलब फैक्ट्स और फिल्म्स के साथ हम सारे और भी जो छोटे मोटे टॉपिक बच गए उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का ये लास्ट 3 टॉपिक्स होगा, छोटे छोटे हैं। तो ये टॉपिक है करिकुलम फॉर लाइफ स्किल्स, जिसे हम जीवन कौशल वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो इसे जो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये करिकुलम फॉर लाइफ स्किल्स है, जो जीवन कौशल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसे डिजाइन किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च में आता है, ठीक है। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि डिजाइन करना टू इम्पार्ट एंड स्ट्रेंथन द नॉलेज, स्किल्स एंड डिस्पोजिशंस believed to be the best request of the current industry and thereby empower the talent inherent in each learner, ठीक है। जो कि इम्पैक्ट करेगा और स्ट्रेंथ करेगा नॉलेज स्किल्स का डिस्पोजिशन जो कि बेस्ट रिक्वेस्ट में हो, ठीक है। तो ये करिकुलम फॉर लाइफ स्किल का आपको पता चल रहा है, लाइफ स्किल से रिलेटेड है, जीवन कौशल के बारे में, तो ये यूजीसी के द्वारा है, ठीक है। अगला है वैद्य रत्नम पीएस वॉरियर। तो ये वैद्य रत्नम पीएस वॉरियर से रिलेटेड क्यों टॉपिक, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने हाल ही में 150वां बर्थ एनिवर्सरी इनका सेलिब्रेट करते हुए ये जो वैद्य रत्नम पीएस वॉरियर है इनका सेलिब्रेट किया। कैसे, तो इन्होंने क्या किया, ये क्या थे एक्चुअली में, तो ये एक आयुर्वेदिक फिजिशियन थे केरला से, और ये नाम से भी आपको पता चलता है पीएस वॉरियर। तो ये कब से कब, कौन से ईयर में थे, 1869 से 1944 तक, इसलिए इनका ये 150वां बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट किए, ठीक है। और 150वां और किस हमारे महान हस्ती का सेलिब्रेट किया हम लोग 2019 में, आप प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा ये बोल रहा है कि ये जो थे ना वॉरियर जी, ये एक फाउंडर भी थे कोट्टकल आर्य विद्याशाला, जो कि एक मेजर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर है केरला में, तो उसका ये फाउंडर भी है, ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक है कारगिल टू कोहिमा K2K अल्ट्रा मैराथन, जो कि ग्लोरी रन का ऊपर थीम दिया गया था। तो ये है क्या एक्चुअली, तो ये रिसेंटली कारगिल से ये फ्लैग ऑफ किया, मतलब शुरुआत किया गया, और ये मेनली जो था ये एक्सपीडिशन टाइप का है, ताकि अवेयर कर सके हम पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड रिसेंटली लॉन्च फिट इंडिया मूवमेंट को, मतलब पेडेस्ट्रियन सेफ्टी और फिट इंडिया मूवमेंट को हम एक तरह से इससे रिलेटेड प्रमोट भी कर रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ये और भी एक खास बात है यहाँ कि ये ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है ब्रेव हार्ट्स को, जो कि सुप्रीम सैक्रिफाइस कर दिया अपने मदरलैंड के लिए। तो इन सारे चीजों के लिए कारगिल से कोहिमा तक का एक मैराथन भी चला, अल्ट्रा मैराथन, ठीक है। तो ये कारगिल से ये फ्लैग ऑफ हो गया और कोहिमा में जाके खत्म हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया तो प्लीज, पर मुझे मैंने जैसा आपको आश्वासन दिया है कि मैं 95% तक का सिलेबस कंप्लीट करूंगा, और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा वीडियो को हो सके थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा, बट हाँ आप लोग एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा और एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कहीं भी कुछ डाउट हुआ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको या तो कमेंट के माध्यम से या नहीं तो मैं एक दूसरा छोटा मोटा कोई वीडियो लाके उस टॉपिक को और अच्छे से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, शाम को जो करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसको भी आप अच्छे से डिस्कस ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, स्टे सेफ, जय हिंद।